हिंदी का जो समास प्रकरण है उस समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। लोक सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने पहला जो समास प्रकरण में दिया है, पहला जो प्रकरण वह है केवल समास, इस नाम से दिया है। केवल समास क्यों कहते हैं, इसकी व्याख्या ये स्वयं अपने जो ग्रंथ है इसमें जो लिखेंगे कि हम इसको केवल समास क्यों। अर्थ समास है। समास किसे कहते हैं, तो समास की जो उत्पत्ति है समसनम समासा, समसनम समास। समसनम अर्थात समसनम किसे कहते हैं, समसनम अर्थात जहां पे जिसको संक्षेप किया जाता है, जो संक्षेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समास। किसका संक्षेप, कहाँ समास होगा, इसके लिए इन्होंने व्याख्या कर देते हैं सीधे सीधे कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा, देखिए नीचे लिखा हुआ है, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भावनम समास। अर्थात जहाँ बहुत पद मिल करके एक पद बनते हैं, वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे राज्ञा पुरुषा, ये राज्ञा अलग पद है, पुरुषा ये अलग पद है, दो मिला करके एक पद बन जाता है, राज पुरुषः ये संक्षेप हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब समास में जब दो पद आपस में मिलेंगे तो दोनों पदों के मिलाने में कुछ ना कुछ नियम लगेंगे। कौन कौन से पद कहाँ कहाँ मिलेंगे, दोनों पदों का जो अर्थ होता है उस अर्थ को मिला करके एक नवीन अर्थ निकलता है। वो एकार्थी भाव रूपा जो शक्ति है उसके द्वारा उस नवीन अर्थ का उदय होता है। जब समास होता है, समास किसी पद में हो जाता है तो हम समासिक पद में शक्ति मानते हैं, अलग अलग उसके अंदर। इस राजपुरुषा में अब हम जब समास हो जाएगा, इस राजपुरुषा समस्त इसका अर्थ होगा अलग, ना तो इसमें राज का ही कोई अर्थ होगा ना तो पुरुष का अर्थ होगा, राजपुरुष इस समुदाय का अर्थ होगा, यही समुदाय अर्थ को बताएगा। यानी कि समास के पहले जो पद होते हैं वह अर्थवान होते हैं, समास के बाद एकार्थी भाव रूप जो शक्ति है उसके द्वारा वह जो संपूर्ण पद होता है वही संपूर्ण पद अर्थ को प्रदान करने वाला होता है। उन पदों के भीतर जो अलग अलग पद होते हैं वह अलग अलग पद अर्थ को प्रदान नहीं करते। इसका भी कारण अभी आगे बताएंगे कि अलग अलग पद यदि अर्थ को प्रदान करेंगे तो समस्या कहाँ आएगी, क्या समस्या आ जाएगी, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब पाठ चालू करते हैं हम। हम समास के बारे में जान लिए कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम समासा, जो बहुत पद होते हैं, बहुत पद जब एक पद बन जाते हैं उसको हम समास बोलते हैं। आप एक और लक्षण इसका लिख सकते हैं, एकार्थी भावापन्न समुदाय विशेषत्वम समासत्वम, यह लक्षण है, लेकिन ये आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में तो केवल बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पदी भवनम। चलिए अब पहला जो समास है तत् आदौ केवल समास।
पहला जो समास उसको क्या बोलते हैं? केवल समास। केवल समास क्यों बोलते हैं? केवल समास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं। सभी समासों में कोई ना कोई सूत्र आएगा। जैसे अव्ययी भाव समास आएगा, अव्ययी भावश्च, अव्यय संज्ञा करेगा, कर्मधारय और तत्पुरुष, सब में विशेष संज्ञा होती जाएंगी। लेकिन जो केवल समास है, उस केवल समास में कोई भी सूत्र विशेष संज्ञा का विधान नहीं करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं केवल समास। केवल तत् आदौ केवल समास है, उसमें आदि में सबसे पहले केवल समास है। समासः पंचधा, वह जो समास होता है वह 5 प्रकार का। अभी पांचों भेद बताए। तत् समसनम समासः, यह उसकी व्युत्पत्ति हो गई। समसनम समासः व्युत्पत्ति हो गई। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, जिसमें विशेष संज्ञा नहीं होती। विशेष संज्ञा अर्थात जैसे अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, अव्ययी भावश्च, अयम अव्ययी भावः स्यात्। उसके बाद तत्पुरुष समास जब आएगा तो उसमें आप तत्पुरुष और दिगु उसमें 2 संज्ञाएं एक साथ कर देता है, तो वहां पर भी एक विशेष संज्ञा होती है। तत्पुरुषः अधिकारोयम ताक बहुव्रीहे है, दिगुश्च आता है, दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञा से। ये विशेष सूत्र हैं जो विशेष विशेष संज्ञाएं कहते हैं समास में। लेकिन जो केवल समास है, इस केवल समास में कोई ऐसा सूत्र ही नहीं बना है जो इस समास के किसी विशेष संज्ञा का प्रावधान कर सके, विशेष संज्ञा कर सके, विशेष नाम दे। इसमें केवल समास हो जाता है। इसका जो मेन सूत्र है ये आएगा साहसुपा, ये कह देता है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। वह समास क्या होता है? अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, दिगु होता है, द्वंद्व होता है। ये विशेष संज्ञा नहीं देता है, इसलिए हम इसको केवल समास बोलते हैं। केवल समास का लक्षण क्या हो गया? केवल समास किसे कहते हैं? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास है। जो समास विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होता है, विशेष संज्ञा जिसमें नहीं होती है, उसको हम केवल समास बोलते हैं। अब 5 प्रकार के समास का उल्लेख इन्होंने किया। पहला समास हो गया केवल समास, उसका लक्षण विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता। दूसरा समास है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भावो द्वितीय। प्रायेण, प्रायेण लगाया, प्रायण लगाने के मतलब है कि अत्यधिक ज्यादातर आपको पूर्व पद प्रधान मिलेगा। कुछ कुछ समासों में पूर्व पद प्रधान नहीं भी मिल सकता है। जब हम अव्यय भाव समास पढ़ेंगे तो द्वियमुनम इत्यादि जो प्रयोग आते हैं उसमें पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें तो कुछ कम प्रयोग है, सिद्धांत कौमुदी में अनेकों ऐसे प्रयोग हैं जिसमें पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती, लेकिन अधिकतर पूर्व पद की प्रधानता होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव। देखिए, पद की प्रधानता नहीं बोल रहे, इसमें आपको ध्यान देना है। इन्होंने लिखा पूर्व पदार्थ प्रधानो। पदार्थ मतलब कि पद जन्य प्रतीति, ये पद एक साथ है। पद जन्य प्रतीति विशेषता। पद से जन्य जो अर्थ होता है, पद से जन्य जो प्रतीति होती है, उसमें विशेषता होनी चाहिए।
उसी पूर्व पदार्थ प्रधान होना चाहिए। जैसे कि उपकिषणम यह समास होगा, इस समासिक, ये जो समासिक पद है, इस समासिक पद का अर्थ होता है कृष्ण के समीप। कृष्ण के समीप, यहाँ पर समीप जो अर्थ है, उस समीप अर्थ की प्रधानता है। वह समीप अर्थ कौन दे रहा है? ये अव्यय उप दे रहा है। यहाँ पूर्व पद कौन है? उप, इसकी प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे अव्यय भाव। पूर्व पद के नहीं, पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ पे यह अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास का आसान तरीका एक और ये है कि जो उपसर्ग होते हैं पपरा अपसम अनुभाव, यही पूर्व में आपको अत्यधिक मिलेंगे और अंत में या तो सु को अम मिलेगा या लोप मिलेगा। वो तो जब अव्यय भाव समास पढ़ेंगे तो वहां पे वो विशेष नियम आएंगे। एक बात इसमें और अव्यय भाव समास में देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि अव्ययी भाव, अव्यय पद है, उस अव्यय पद को इन्होंने अव्ययी बनाया। एक च्वी प्रत्यांत शब्द हुआ करते हैं, आप जानते होंगे। च्वी प्रत्यांत जो शब्द है, उस शब्द का मतलब है कि जो चीज जो नहीं है उसको वो बनाना। अव्यय नहीं है लेकिन समास के द्वारा उस पूरे पद को अव्यय बना देना। इसका जो अव्यय भाव का विग्रह होगा वह आपका ये होगा कि अनव्ययम, जो अव्यय नहीं है, अनव्ययम अव्ययम संपद्यते। इति अव्ययी भाव। तो अव्यय नहीं है उसको भी क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव बोलते हैं। अव्ययी भाव यह समास है। इस समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। जहां पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। इसके बाद दूसरा समास है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद यानी दो, समास में दो होते हैं, ऐसे राज पुरुष बना। इसमें ये वाला जो पद होता है, ये वाला पद, उत्तर वाला पद, इसकी प्रधानता होती है। उत्तर वाला अर्थात अंतिम वाला, बाद वाला जो पद होता है, उस पद की जहाँ प्रधानता होती है उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास बोलते हैं। लक्षण क्या किया? प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद से निष्पन्न जो अर्थ होता है उसकी जहाँ प्रधानता होती है उसको हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। वह तीसरा समास। चौथा इन्होंने बताया तत्पुरुष भेदा कर्मधारे। हम तत्पुरुष का ही भेद क्या है? कर्मधारे है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र मिलेगा। वो कहेगा कि तत्पुरुष समास में जो समान विभक्त्यंत पद होते हैं, यदि समान विभक्त्यंत पदों का समास होता है तो वह समास कर्मधारय समास होता है। और उसी कर्मधारय में यदि समान विभक्त्यंत पदों का समास हो रहा है
और संख्या पहले है तो वही समास क्या हो जाता है, द्विगु कहलाता है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय, तत्पुरुष का ही एक भेद क्या है, कर्मधारय है। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय इति सूत्रात्, देखिए नीचे इन्होंने व्याख्या में किया है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष में जो समान अधिकरण हो अर्थात प्रथमांत प्रथमांत का, द्वितीयांत द्वितीयांत का यदि समास होगा तो वह समास कर्मधारय कहलाएगा। कर्मधारय का ही भेद क्या है, द्विगु है। यदि उसमें संख्या पहले होगी, संख्या, तो वह वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास, चौथा समास है। बहुव्रीहि समास में प्रायेण अन्य पद प्रधान, अन्य पद की जहां प्रधानता होती है। अन्य पद मतलब अन्य पद, अन्य पदार्थ क्या होगा, हम देखते हैं इसके विग्रह में, जैसे पीतम अंबर, पीतम यस, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पदार्थ प्रधानों का मतलब कि वृत्ति घटक जो, मतलब समास में विग्रह वाले जो पद होते हैं, समास में विग्रह वाले पीत और अंबर, ये इन दोनों पदों की प्रधानता नहीं होगी। यहाँ पर जो यस, जिसका, अन्न जो आएगा उसकी, उस पद की प्रधानता देखी जाएगी, उस पद, उस पदार्थ की प्रधानता होती है। पीला है अंबर, जिस व्यक्ति का, जिसका, उसको पीतांबर ये बोध करवाएगा। तो जो बहुव्रीहि समास चौथा समास है, उस चौथे समास में वृत्ति घटक जो पद होते हैं, जो समास में विग्रह किए जाते हैं, उन पदों की प्रधानता नहीं होती है, अपितु पद से अन्य जो हम विग्रह में जो यस, यम, यस के द्वारा आक्षिप्त जो पद होगा, यम के द्वारा आक्षिप्त जो पद होगा, उस पद की प्रधानता होगी। उसके बाद पांचवा समास इन्होंने क्या किया, पांचवा समास द्वंद्व, ये बताया द्वंद्व मतलब दो या तीन पदों की, इसमें प्रायण उभय पदार्थ प्रधान, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। कोई एक पद ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रधान और बहुत ज्यादा अप्रधान, दोनों पदों से रामश्चा कृष्णश्चा, रामश्चा, और यहाँ पर कृष्णश्चा, राम कृष्णऊ, यहाँ पर दोनों पद प्रधान, राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान। राम कृष्ण, तो जहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास है। समास हमने अभी 5 प्रकार के देखे। केवल समास, केवल समास के इन्होंने लक्षण किया कि विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त होता है उसको केवल समास बोलते हैं। दूसरा अव्ययीभाव समास, प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव। तीसरा समास तत्पुरुष समास, प्रायण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष। कर्मधारय द्विगु कोई समास के अंतर्गत अर्थात तो भिन्न समास नहीं है, वह द्वंद्व के, तत्पुरुष के ही भेद हैं, कोई अलग से समास में इनकी गिनती नहीं होती है। इसके बाद चौथा समास प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यह चतुर्थ समास हुआ। पांचवा समास प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये पांचवा समास हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक में किसी कुछ पूछना हो? चलिए, सिद्धांत कौमुदी में और लोग सिद्धांत कौमुदी समास में अंतर है ना, को उसमें 4 ही दे रहा है, ऐसा है का कुछ? हाँ वहां पे 4 ही समास दिया है।
ये तो नेट नेट में अगर मान लीजिए आता है तो नेट में जो समास है वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है उसमें लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। नेट में? हाँ, लक्ष्य तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। उसमें जी 5 ही बोले। लिखा जाएगा, 5 ही लिखा जाएगा ना हाँ उसमें? बिल्कुल, यदि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होता तो हम लोग सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास पढ़ते। सिद्धांत कौमुदी में केवल समास नहीं, ये केवल समास अंतर्गत है ही नहीं, ये उन्होंने हटा ही दिया है। केवल समास नाम का कोई समास नहीं होता, ये अव्ययी भाव के अंतर्गत ही इसको ले आते हैं और इसको कोई विशेष वो नहीं देते, इसलिए उन्होंने 4 प्रकार का ही समास माना है। चलिए, अब समर्था पद विधि, ये सूत्र है। जो पद विधि होती है, पद विधि आप जानते हैं, पद संबंधी जो विधि, हम सूत्र से ही देख रहे हैं अर्थ कैसे क्या निकलेगा। पदस्य विधि, पद विधि तो षष्ठ्यंत पद का हो जाएगा पद संबंधी, क्योंकि षष्ठीगत संबंध होता है। तो पद संबंधी विधि, विधि जो पद संबंधी विधि होती है, पद संबंधी विधि अर्थात पदों को उद्देश्य करके जो विधि की जाती है, वह विधि कैसी होती है? समर्था अर्थात समर्थ आस्तितो भवति। समर्थ शब्द की समर्थ आस्तित्व में लक्षणा कर देते हैं, तो ये अर्थ निकलता है कि जो पद संबंधी विधि होती है वह विधि समर्थ के आश्रित होती है। देखिए, इन्होंने यहाँ पे उसका अर्थ किया है कि पदम उद्देश्य विधीयमाना, पदों को उद्देश्य करके जो विधिमान, समास आदि पद विधि, समास आदि लगा दिया समझने के लिए कि समास आदि जो पद विधि होती है वह समर्थस्य आश्रितो भवति, वह समर्थ के आश्रित में होती है। अब हमको समर्थ इस पद को जानना होगा कि समर्थ किसे कहते हैं। पद तो आप जानते ही हैं, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, यानी कि सुबंत और तिगंत का, अथवा सुबंत सुबंत भी पद होते हैं, सुबंत तिगंत भी पद होते हैं। तो जहाँ सुबंत और तिगंत ये जो विधियां हैं ये पद संबंधी विधि कहलाएंगी। ये जो विधि है यह विधि किसके आश्रित होंगी? यह सामर्थ्य के आश्रित होंगे। ये बात आप लोग समझे कि जो भी पद संबंधी विधि हो अथवा पद को मान करके जो विधि की जाए, संधि पद को मान के नहीं होती, किसी पद के स्थान पर विधि नहीं की जाती। समास 2 पदों में होती है, इसलिए समास कौन हो गई? समास पद संबंधी विधि। और जो समास आदि पद संबंधी विधि होती है वह सामर्थ्य के आश्रित होती है। सामर्थ्य कहते किसे हैं? इन्होंने थोड़े से में व्याख्या किया है कि परस्पर अन्वितार्थस्य, एक दूसरे के में अन्वित होने के, अर्थात एक दूसरे के साथ अन्वय होने की योग्यता होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सामर्थ्य बोलते हैं। कैसे होने चाहिए? एक दूसरे में अन्वय होने की योग्यता होनी चाहिए, उसको हम सामर्थ्य बोलते हैं। वस्तुतः जो सामर्थ्य होता है, यहाँ पर जो सामर्थ्य है वो 2 प्रकार का। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। एक व्यापेक्षा रूप सामर्थ्य होता है
और दूसरा एकार्थी भाव। समास में हम लोग जो मानते हैं इसी सामर्थ्य को, इसी शक्ति को मानते हैं। ये पूछ सकता है कि समास में कौन सी शक्ति होती है, समास में कौन सा सामर्थ्य होता है। समास में एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होता है। हम लोग जो व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को नहीं स्वीकार करते हैं। अब व्यपेक्षा क्या होती है, एकार्थी भाव क्या होता है, इसको भी हम संक्षेप में जानेंगे। व्यपेक्षा किसे कहते हैं, एकार्थी भाव किसे कहते हैं, इन दोनों के मध्य में भेद क्या होता है। देखिए, व्यपेक्षा विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा, इस प्रकार का भी हम विग्रह कर सकते हैं। विशिष्ट जिसमें अपेक्षा होती है, क्या होती है, विशिष्ट अपेक्षा। स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। जी जी, मैं फिर से एक बार लॉगिन हो जाती हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए, विशिष्टा के बी से विशिष्टा पकड़ लीजिए, अपेक्षा उसको हम क्या बोलते हैं, व्यपेक्षा। विशिष्ट अपेक्षा मतलब क्या होता है, विशिष्ट अपेक्षा मतलब कि देखिए कोई भी जो अन्वय होता है, तर्क संज्ञा हमने देखा था कैसे होता है, उसके लिए आकांक्षा चाहिए, ठीक है, उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए सन्निधि चाहिए। तीन चीज, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये तीनों चीज होती है। और जो एक पद होता है वह परस्पर अपेक्षा करता है एक पद दूसरे पद की, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यपेक्षा। व्यपेक्षा में जो दोनों पद होते हैं, दोनों पदों का अन्वय हो जाता है। ये अन्वय दोनों पदों का हो जाता है और दोनों पदों की शक्ति अपनी बनी रहती है। ऐसे राज पुरुषा बनेगा तो राजा की अलग शक्ति बनी रहेगी, पुरुष की अलग शक्ति बनी रहेगी। हमको अर्थ निकालने के लिए राज शब्द की राज विशिष्ट में लक्षणा करनी पड़ेगी। ये आप सुन लीजिए, जितना समझ में आए समझ लीजिएगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन शायद ना बने, लेकिन आप अगर सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आपको हो सकता है कि परीक्षा में ज्यादा मदद मिल जाए। तो व्यपेक्षा में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इनके तात्पर्य के कारण जो पद होते हैं अपने अर्थ के साथ एक दूसरे के साथ अन्वय हो जाते हैं। यही केवल क्या है, व्यपेक्षा। पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है, दोनों पदों के अर्थ को मिला करके लक्षणा इत्यादि के सहायता से हम एक नए अर्थ को नया अर्थ बनाते हैं, इसको बोलते हैं व्यपेक्षा। एकार्थी भाव इससे भिन्न है। इसमें एकार्थी भाव में भी आकांक्षा, ठीक है, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा हो, योग्यता है, सन्निधि है, इसके बल पर पदों का क्या होगा, अन्वय होगा। अन्वय हो जाने के बाद एकार्थी भाव जो शक्ति है, इसके महिमा से जो राजा है अपने अर्थ को छोड़ेगा, पुरुष अपने अर्थ को छोड़ेगा, एक विशिष्ट अर्थ को देने वाले होंगे।
जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, मान लीजिए दूध है और पानी। तो जब आप दूध में पानी को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि दूध और पानी एकाकार हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपको अलग अलग दूध और पानी प्रतीत नहीं होंगे और ना उनको आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार एकाती भाव शक्ति में जो पहला वाला पद है, बाद वाला पद है, दोनों मिला करके दूध और जल की तरह एक हो जाते हैं। उसमें हमको न पहले वाले का अर्थ पता चलता न दूसरे वाले का, हमको समुदाय का ही अर्थ मालूम चलता है। तो जो समास है उस समास में एकाती भाव रूप शक्ति होती है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, यह तो निश्चित अनिवार्य रूप से रहेंगे ही। अर्थात एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय कब होगा? जब आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि कोई हो। अन्वय होने के बाद जो उसमें शक्ति होगी वह शक्ति एकार्थी भाव रूपा शक्ति होगी, विपेक्षा रूपा शक्ति नहीं होगी। आपको बताए कि एकार्थी भाव शक्ति में अवयव जो होते हैं, जैसे राजपुरुषः ये बनेगा एकार्थी भाव में, तो राजपुरुषः में अवयवों का कोई अर्थ नहीं होता है, समुदाय का अर्थ होता है। और जो विपेक्षा शक्ति होती है उसमें अवयवों का अर्थ होता है, अवयवों के अर्थ को मिला करके समुदाय का जो अर्थ है समुदायार्थ बनता है। ये बात समझ में आई सबको? अगर ना ही हो तो बता दे, दूसरा प्रयास किया जाए कुछ। देखिए जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा वह केवल यही बनेगा कि समास में कौन सी शक्ति रहती है। तो आप तैयार कर लीजिए कि एकार्थी भाव रूपा शक्ति समास में रहती है। और व्यपेक्षा रूप जो शक्ति है वह हम लोग वाक्य में, जो वाक्य होते हैं रामा गच्छति, श्यामा गच्छति, वो व्यपेक्षा रूप जो शक्ति है वाक्य में मानते हैं। जो समास इत्यादि वृत्तियां तद्धित समासय विशेष सनाद्यंत धातु रूप, यह पांचों वृत्तियों में हम लोग एकार्थी भाव रूप शक्ति को मानते हैं। चलिए, तो हम ये समझे कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए, इसके बाद इसकी जो वृत्ति लिखे हैं उसको कह रहे हैं कि पद संबंधी जो विधि सा समर्थास्थितो बोध्या। पद संबंधी जो विधि होती है वह समर्थ के आश्रित होती है। जहां पर सामर्थ्य होगा वहीं पर विधि होगी, जहां पे सामर्थ्य नहीं होगा वहां पर विधि नहीं होगी। सामर्थ्य आपको बताया कि आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए,
और पदों की आपस में संनिधि होनी चाहिए, तब जाके सामर्थ्य आएगा और तभी जाकर के ये विधि। आप परस्पर अन्वय की योग्यता भी मान सकते हैं। परस्पर अन्वित से जो परस्पर एक दूसरे से अन्वित हो जाए अर्थ, वहां पर योग्यता आ जाती है, तो वहां पर ये विधि पद संबंधी विधि हो जाती है। इसके बाद प्राक कडारात समासः। प्राक मतलब कि पहले, कडारात समासः अर्थात कडारा कर्मधारय एक सूत्र है, इस सूत्र का नाम है, इसके पहले तक समास का अधिकार चलेगा। यह कौन सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का जो सामान्य लक्षण होता है, उत्तरोत्तर संबंधो अधिकार। जहां उत्तर उत्तर आगे आगे संबंध चलेगा और ये क्या कहेगा, समासा भवति समासा भवति, ये समासा भवति, ऐसे सभी सूत्रों में इसका अधिकार चलता जाएगा। इसके बाद सह सुपा, यह है विधि सूत्र है। ये विधान कहता है, जो केवल समास है, केवल समास के विधान करने वाला केवल यही एक सूत्र बनाया। ये सूत्र है सह सुपा। सह सुपा ये सूत्र है, इसमें सहाय अव्यय पद है, सुपा यह तृतीयांत पद है। इसके बाद एक सूत्र है सुबामंतिते परांगवत स्वरे। इस सूत्र के द्वारा सुबामंतिते देख लीजिएगा, परांगवत स्वरे, इस सूत्र के द्वारा जो प्रथमांत सुप है, उस प्रथमांत सुप की अनुवृत्ति की जाती है। अब देखिए, अभी आगे एक सूत्र आएगा जो उपसर्जन संज्ञा का विधान करेगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो प्रथम, अभी यहाँ पर भी आवश्यकता हमको पड़ेगी उपसर्जन संज्ञा की, लेकिन यहाँ पे कुछ निर्देश दे करके काम चला दिए हैं, क्योंकि दोनों पद आ जाते हैं। सुप सुपा, तो यहाँ पर सह सुपा, यहाँ पर सुप की रख दीजिए आगे, सुप सह सुपा, सुप सुपा सह व समस्ते। सुप मतलब कि समर्थ सुबंत का, सुपा तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। क्या होता है? समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इतना इस सूत्र ने कहा। केवल क्या कहा? इस एक समर्थ सुबंत होगा और दूसरा भी समर्थ सुबंत होगा, उसका समास यह कर देगा। कोई संज्ञा नहीं किया, कुछ विशेष प्रकार का नियम नहीं। इसके बाद समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक आया। देखिए, समास होगी, समासत्वात् प्रत्यधिक समासाश्च, यह एक सूत्र है। यह सूत्र आता है, यह कहता है कि कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो वह पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, जैसे इन्होंने जो उदाहरण दिया है, पूर्व हम भूत सु, ये उदाहरण।
यहाँ पे पहला समर्थ सुबंत हुआ पूर्व अम। अभी विग्रह भी दो प्रकार के बताएंगे, एक लौकिक एक अलौकिक। अलौकिक विग्रह वाक्य जो होगा उसी में समास होगा, भूत सु। अब इसकी जब समास संज्ञा पूरी की हो जाए तो उसी समास संज्ञा को मान करके तद्धित समासास से संपूर्ण की प्रातिपदिक से ये प्रातिपदिक बन जाएगा। और जहां प्रातिपदिक बनता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, प्रातिपदिक का अवयव भूत जो सुप, अब संपूर्ण की जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो उसका अवयव भूत सुप हो गया अम, और यह सु, उन दोनों का लोप। अभी जब प्रयोग साधेंगे तो वहां भी उसको देखिए। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपोलुक। अब इसके बाद पराथा विधानम वृत्ति ही तद्धित समासैक से सनादंत रूप पंचवृत्तय वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझने योग्य विषय है, इसको हम कल ठीक से समझेंगे। आज यहीं तक रखते हैं मुकेश जी।